हेलो गाइस। अभी हम बात करेंगे आने वाले एग्ज़ाम ई और आर ओ के बारे में। तो अभी देखो, जो ई ओ आर ओ बिल्कुल नज़दीक है, अगले महीने अपना एग्ज़ाम है। तो अभी ना ये सिचुएशन बनी हुई है कि दो तरह के लोग हैं। एक वो जो काफ़ी पहले से सिंगल माइंडेडली ई और आर ओ के लिए लगे हुए हैं, भाई जिन्होंने अपना एम ही ई और आर ओ एग्ज़ाम बना लिया था, वो बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे थे, या कर भी रहे थे तो उन्होंने उस प्रिपरेशन से पॉज लेके पर्टिकुलरली ई और आर ओ के लिए पूरी जान झोंक दी। क्यों झोंक दी? क्योंकि एक अधिकारी लेवल की नौकरी है, एक सिंगल पेपर से मिल रही है, ना कोई प्री, ना कोई मेंस, ना कोई इंटरव्यू। इसलिए तो काफ़ी पहले से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बहुत पहले तक एक डिटेल सिलेबस अवेलेबल नहीं था। इस वजह से हो सकता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ ली हों, लेकिन बाय द टाइम हमको डिटेल सिलेबस मिल गया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इससे क्या है कि इतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं इसके सिलेबस में कि हम एक स्मार्ट स्टडी करके इसको बहुत कम टाइम में भी क्रैक कर सकते हैं। जैसे मान के चलो, मैं ये केस मानूँ कि चलो जिन लोगों ने शुरू से ही पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं हो, तो अब टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा ली होंगी, रिवीजन मोड पे होंगे, या दूसरी बार तीसरी बार टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छी लेवल पे होगा। दूसरे उस तरह के लोग हैं जो जिन्होंने फॉर्म तो भर रखा था, या बीच में जैसे जो लोग आर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका मेन एम वही था, उन्होंने जस्ट एग्ज़ाम भर दिया कि चलो ये भी दे लेंगे। अब जब ऑलमोस्ट एक महीना बचा है तो उनको लगा कि चलो अब यार एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, अभी और कोई आसपास वैकेंसी नहीं है, तो ये भी दे लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एग्ज़ाम का जो मॉडल है वो अलग तरह का है। ये तो एक सिंगल डे एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम है, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है, और इसमें एक पार्ट ऐसा भी है जो बाकी एग्ज़ाम्स में आता ही नहीं है, तो अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी उन्हें लगता है कि क्या यार हम कर पाएंगे कि एक महीने में? तो उन लोगों के लिए मैं खास कर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल पॉसिबल है एक महीने में, क्योंकि इसका सिलेबस ही उस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसको मिनिमम टाइम में हम कर सकते हैं, बशर्ते इसको स्मार्टली पढ़ा जाए तो। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह आप देखोगे, या यही माहौल बना हुआ है, पार्ट बी को इतना पढ़ो, पार्ट बी में 40 में से 40 ले आते हैं, क्योंकि पार्ट ए तो सबने पढ़ा हुआ है, पार्ट ए में तो वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब है, सबका पढ़ा हुआ है, उसमें तो सभी करेंगे। आप बस पार्ट बी की तैयारी करो, उसमें 40 में से 40 लाओ। तो यार ना यही चीज़ें डेविएट करती हैं। अब आप सुनो, है ना, अब अपन एक एक पॉइंट पे बात करते हैं ना। ये देखो, जैसे पहला पॉइंट है कि दो तरह के लोग हैं। एक जो पहले से अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, तो उनको अभी अपन सेपरेट रखते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा पढ़ चुके हैं, वो टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं। उनके लिए एक महीने का कंस्ट्रेंट नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उनको रिवाइज करना, उनको टेस्ट सीरीज देनी है, उनको अपना स्कोर इंप्रूव करना है। अब हम दूसरे तरह के लोगों पे आ जाते हैं, जिनका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो क्या वो एक महीने में कैसे करें? अब देखो, अगर आप पार्ट बी करते रहते हो, और सिर्फ पूरा फोकस, क्या माहौल ऐसा बन जाता है कि आपका पूरा फोकस पार्ट बी की तरफ चला जाता है, जबकि इस एग्ज़ाम में दोनों का रेशियो क्या है? पार्ट ए जाएगा 80 मार्क्स के लिए और पार्ट बी जाएगा 40 मार्क्स के लिए। तो आप 40 मार्क्स के पीछे इतने पड़ गए हो कि पार्ट ए को, यानी 80 मार्क्स को नेगलेक्ट कर रहे हो। और किस हिसाब से आप नेगलेक्ट करते हो? किसको? तो सब पढ़ते हैं, सब करेंगे। अरे जब सब करेंगे तो आपको भी वही पार्ट ए करना है। आप इसमें 80/80 का टारगेट क्यों नहीं करते? उधर आप 40/40 सोच रहे हो, तो इधर भी तो 80/80 सोचो। आएंगे क्या, वो अलग बात है। एम तो इसमें भी किया जा सकता है ना। अगर आप पार्ट बी में इतने हो गए कि 40/40 ले भी आए, और पार्ट ए बाई चांस आपका अच्छा नहीं हुआ, तो भाई ओवरऑल तो सिलेक्शन ही मैटर कर रहा है ना। ओवरऑल मतलब जो टोटल मार्क्स आएंगे वही मैटर करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पार्ट बी की अलग है, पार्ट ए की अलग है, इसकी अलग मेरिट, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो मेरा कहना ये है कि यार पार्ट बी पे जितना ध्यान दे रहे हो देना भी चाहिए, क्योंकि एक नई चीज़ है, नई चीज़ जुड़ी है, एक एक्ट जुड़ा है नया, जो कभी किसी एग्जाम में नहीं आता, किसी के सिलेबस में नहीं है, देना चाहिए। लेकिन उसके चक्कर में आपको पार्ट ए को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। माना कि आपका पढ़ा हुआ होगा, सुपरफिशियली पढ़ा हुआ होगा, डेप्थ में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन उसको भी उतना ही लेके चलो, क्योंकि इसके मार्क्स प्लस पार्ट बी के मार्क्स जुड़ के ही तो ओवरऑल मार्क्स बनाएंगे। कैसे क्या करना है, मान के चलो पार्ट बी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट बी में भी जैसे आप उस एक्ट को पढ़ते हो, उसमें इतनी सारी धाराएं, इन सबको कैसे याद रखें? कोई सी भी धारा पूछ ली तो मुझे तो ये धाराएं याद नहीं हो रही। तो अब आप थोड़ा गौर करो, देखो पार्ट बी को थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो इसमें एक तो म्यूनिसिपल जो एक्ट है अपना, नगर पालिका जो अधिनियम 2009 है, वो है अपने आप में, जिसमें बहुत सारी 344 के आसपास धाराएं हैं, और इतनी सारी चीज़ें हैं, आप एक एक करते हो। लेकिन उसमें भी डिटेल है कि सारे अध्याय आपको नहीं पढ़ने, कौन कौन सी धाराएं पढ़नी, वो सब दे रखी हैं। उसके अलावा अब आप ना थोड़ा गौर कीजिएगा, उसमें योजनाएं दी हुई हैं अलग से, है ना। उसमें कार्य संचालन अधिनियम दिया हुआ है, उसमें सामान्य क्रय विक्रय एवं अनुबंध अधिनियम दिया हुआ है, उसमें समितियों की शक्तियां कर्तव्य एवं कृत्य वाला अधिनियम दिया हुआ है। तो उसको भी ना ऐसे हिस्सों में तोड़ रखा है। तो आप सिर्फ उस अधिनियम जो 2009 वाला, उस पर ही इतना फोकस करते हो, उसकी धाराएं याद करने में लगे रहते हो, तो आप ये भी तो देखो कि जो 40 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से कितने उसमें एक्ट में से आएंगे, और उस एक्ट में से भी कितने में ही डायरेक्ट धारा पूछी जाएगी। तो आप एक दो
क्वेश्चनों के लिए सारा दिन उसी पे टेंशन लेते हो कि कहीं ये डायरेक्ट ये धारा पूछ ली, इसमें क्या आएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है आपने 10-15 ही धारा याद हो पाई, उनमें से कोई आ गया तो मेन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है कि आप सबसे पहले ना योजनाएं करो, क्योंकि योजनाएं तो फिक्स है, वही 8 योजना है, 8-9 योजना दे रखी है मुश्किल से इसमें, और वही बहुत ही आसान वाली योजना है, तो उनका डाटा आपको आराम से याद हो जाएगा। तो योजनाओं में से भी तो 5, 6, 7 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तो श्योर करो, फिर जो बाकी के 3 अलग जो अधिनियम दिए हुए हैं वो भी करो, उनमें से भी क्वेश्चन आएंगे। तो जो 40 में से क्या 40 में से 40 थोड़ी आ जाएंगे, जो नगर पालिका अधिनियम वाला जो 2009 वाला एक्ट है उसमें से सारे तो आने से रहे। तो पहले उसके अलावा जो योजनाएं दे रखी हैं, जो कार्य संचालन अधिनियम है, उनको तो कंप्लीट करो एक बार, उनमें से कम से कम 20, कम से कम 15 क्वेश्चन मैं मान के चलूँ वो तो कंप्लीट करो। तो वो जब हो जाएंगे फिर एक्ट पे जाओ। एक्ट में सारी धारा याद नहीं होती, तो भाई सारे क्वेश्चन तो ऐसे आने से रहे कि इस धारा में क्या होता है, इस धारा में क्या होता है, बेसिक सवाल आएंगे। और आप शुरू की धारा देखोगे तो शुरू में 3 से 50 तक ही आपको जो ऐसी धाराएं हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है कि किसका कैसे क्या होगा, इस क्षेत्र को मिला लिया तो उसकी स्थिति क्या होगी, इसको एक्सक्लूड कर दें तो उसकी स्थिति क्या होगी, है ना। वो जो कॉन्सेप्ट समझना है कि किसके पास क्या आ सकते हैं। उसके बाद तो फिर बेसिक है जो आप एक बार जैसे पढ़ भी लोगे, या कॉमन सेंस से भी चीज़ें बताई जा सकती है ना, आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से भी चीज़ें पता चल जाएंगी, है ना। तो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन कि इस एक्ट में क्या होगा, इस धारा में क्या होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना कि पार्ट भी टफ है, याद नहीं हो रहा। तो पहले जो हो रहा है उसको तो करो भाई। आपका 90% अगर सिलेबस तैयार हो रहा है और 10% में आप अटके हुए हो, तो पहले 90% को रीफर्निश कर लो भाई। इतना तो विश्वास हो जाए कि 90% में से कोई क्वेश्चन आ जाए वो तो कब गलत ना हो। 10% की देखी जाएगी, बाय द टाइम अभी आपके पास 1 महीना है, उसमें आप आराम से पढ़ाई करते रहो। तो ये तो हुई पार्ट बी की बात। अब उसके साथ आपको पैरेलल ना पार्ट ए भी करना है। पार्ट ए कैसे करना है? पार्ट ए में भी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स है। अब देखो इन्होंने कितना अच्छा कर रखा है कि इस बार करंट अफेयर्स में भी ना उसको बिल्कुल टुकड़ों में तोड़ दिया कि चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं इनके बारे में, खेलकूद संबंधी गतिविधियां इनके बारे में, मतलब इन पे एम्फेसाइज किया गया है। तो आपको जब करंट अफेयर्स अभी तो अथा है, कितना ही पढ़ लो, रोज पढ़ लो, वीकली पढ़ लो, मंथली पढ़ लो, मैगजीन्स आ रही हैं, कंसोलिडेटेड आ रही हैं, है ना, कंपाइलेशन आ रहा। तो आपको ना इस तरह से करना है कि आपको सबसे पहले ये खेलकूद संबंधी गतिविधियों पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। तो जो चीज़ स्पेशली मेंशन की है तो कुछ सोच समझ के की होगी जहाँ सिलेबस डिजाइन हुआ है। फिर चर्चित व्यक्ति हाल फिलहाल में, या जो स्थान है चर्चित, या जो संस्थाएं हैं, इनको पहले कवर करो। फिर बाकी जो राजस्थान, इंडिया और जो इंटरनेशनल के जो मुद्दे हैं उनको तो करना है ही, जो आप बेसिक करंट अफेयर्स में पढ़ते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेलकूद संबंधी गतिविधियों, इनका तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। बाकी में से कितना आए, क्या पूछा जाए, वो तो कोई फिक्स है ही नहीं। ये भी एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपने कोई भी मैगजीन उठाई, कुछ भी कंपाइलेशन उठाया, बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपका सिलेबस इतना डिटेल्ड है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि आपको पता है कि आपको किस में से कितना और क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे पॉलिटी या पॉलिटी में कितना ही पढ़ो, उन्होंने वैसे तो डिटेल सिलेबस दे रखा है, लेकिन पॉलिटी जनरली ये होती है कि पढ़ी हुई है आपकी, है ना, आपको इसको सिर्फ रिवाइज करना है। ज्योग्राफी हुई, अब ज्योग्राफी में जो काफ़ी सारा पोर्शन है वो आपके करंट अफेयर से मैच करेगा। जैसे इकोनॉमिक रिव्यू हुआ, बजट हुआ, आपको जैसे जनसंख्या वाला टॉपिक हुआ वो करंट अफेयर्स में भी आता है, वो आपकी ज्योग्राफी में भी आता है। ऐसे जो वन वाला हुआ, कृषि वाला हुआ, है ना, तो बहुत सारे आपके जो टॉपिक है वो कॉन्साइड कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो वो वहीं कवर हो जाएंगे। तो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन ही बहुत कम हो गया, जो स्टैटिक वाली ज्योग्राफी हो गई वो रह गई। इसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में पहले कल्चर वाला पोर्शन करो, फिर आर्ट एंड कल्चर वाला करो, उसके बाद हिस्ट्री पे जाओ। अब हिस्ट्री में भी आपको सबसे पहले उल्टी डायरेक्शन पढ़ना, सबसे पहले आपको मॉडर्न पढ़नी है ना, मॉडर्न के बाद आपको फिर एंशियंट पे जाना है और फिर मिडाइवल पे जाना है। तो इस तरह से उसको देखना है। इससे होगा क्या, आप उस फ्लो में पढ़ाई कर पा रहे हो कि आप 1 महीने के अंदर मैक्सिमम इसका कवर कर पाओ। अब आपको ना इस तरह से डीमोटिवेट नहीं होना कि यार बहुत सारे लोग हैं जो तो रिवीजन मोड पे हैं, उन्होंने इतनी टेस्ट सीरीज़ दे ली, अब हमने तो अभी जस्ट स्टार्ट किया कि हम कंप्लीट कर पाएंगे या जस्ट ऐसे 1 महीना वेस्ट करेंगे। तो पहली बात तो जब आप इस टाइम पे इस बारे में सोच ही लिया है तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का है कि आप इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो ये तो सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये नहीं कि और लोगों ने क्या कर लिया। क्योंकि अगर ऐसे ही सोचना है तो फिर आप फॉर्म भरा ही क्यों, फिर तो आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपके पास तो हमेशा ही कॉम्पिटिटर होंगे। ऐसे भी होंगे जो आपसे 3 साल पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे भी होंगे जो आपके बाद तैयारी करेंगे लेकिन फिर भी सिलेक्शन ले जाएंगे, और जो 5 साल से तैयारी कर रहा हो सकता है उसका भी ना हो। तो ये तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सबका अपना अपना करंट एग्जाम का तरीका अलग होता है, तो उस पर फोकस नहीं करना। अभी आपका फोकस सिर्फ एग्जाम पे होना चाहिए, है ना। दूसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ, कंपटीशन कितना है इस एग्जाम में, तो इतने सारे फॉर्म भर दिए गए हैं ना, पोस्ट इतनी सी है, तो क्या अपना हो पाएगा। तो यार तुमने फॉर्म भरा इसलिए कि तुम्हारी नौकरी लगे। अगर कंपटीशन ऐसे ही तो फिर तो किसी भी एग्जाम का मत भरो, हर एग्जाम में कंपटीशन होता है, यूपीएससी से लेकर कहीं पर भी चले जाओ। तो कंपटीशन की तरफ ही देखना, तो फिर एग्जाम की तैयारी करना ही नहीं चाहिए। तो वो तो देखना ही नहीं है भाई, आपके लिए पर्याप्त सीट हैं तो इतनी काफ़ी हैं।
तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मेरा जिनसे कंपटीशन है मैं उनसे आगे हो जाऊँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कितने फॉर्म भरे गए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि कितने लोग मेरे कंपटीशन में, बस मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि मैं उनसे बेहतर कर पाऊँ, सिंपल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि 40 मार्क्स पे ही क्यों पूरा फोकस हो, 80 पे भी ध्यान दिया जाए। इधर 40 में से 40 आएगा, उधर 80 में से 30 भी नहीं आ पा रहे, तो कैसे होगा सिलेक्शन फिर। तो जितना आप पार्ट बी को पढ़ रहे हो उतना ही पार्ट ए को लेके चलो, दोनों को पैरेलल लेके चलो, क्योंकि पार्ट ए उससे डबल वेटेज रखता है। फिर सिर्फ लास्ट में आता है कि अब यार मैं बहुत बार यही होता है, देखो ये सिर्फ इसी ROE एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही, किसी भी एग्ज़ाम की बात हो रही है जो जिसमें जैसे RS प्रीव्यू हुआ, जिसमें MCQ बेस्ड आते हैं कि हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ते ही रह जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, हमको सब कुछ याद है दिमाग में, लेकिन उसको निकाल के अपने आप को चेक करना, क्या मैं मेरी नॉलेज को एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के प्रेशर में निकाल पा रहा हूँ, क्या मैं कनेक्टिंग द डॉट्स, मतलब एग्ज़ाम में दी हुई इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्या मैं उन चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा हूँ। मेरी ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी है लेकिन मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि मैंने MCQ सॉल्व नहीं किए, क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर है तो और भी अच्छा, इसमें आंसर राइटिंग तो करनी नहीं है। तो इसके लिए ना आपको मार्केट से कोई भी MCQ वाली जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सबसे पहले होने चाहिए, उसके बाद भी आपके जो मॉडल क्वेश्चन हो वो अलग बात है, या जो अपने राजस्थान अध्ययन वाली जो बुक्स आती हैं उनके पीछे के जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो करने हैं। क्यों करने? क्योंकि आपने जितना पढ़ा है क्या आप उसको निकाल पा रहे हो, क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, क्या आप उसमें अपनी एफिशिएंटली अपना पूरी परफॉर्मेंस दे पा रहे हो, वो उन्हीं क्वेश्चनों से पता चल पाएगा। नहीं तो पढ़ के जाओगे सीधा एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में पता ही नहीं, यार रिकॉल नहीं कर, यहाँ ये होगा कि यार पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा, या बहुत बार जो उसमें ऑप्शन ऐसे होंगे जो बहुत ही कन्फ्यूज होंगे, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ पड़ी हुई हैं, चारों चीज़ पड़ी हुई हैं, अब क्या लगाएं। तो इन सब चीज़ों की जो रेक्टिफिकेशन होगा ना वो MCQ के थ्रू होगा। ऐसे भी नहीं करना पहले पूरा पढ़ लेता हूँ उसके बाद MCQ लगाऊंगा। आपने कोई भी सब्जेक्ट पार्ट बी उठाया, पार्ट ए उठाया, पार्ट ए का कोई भी सब जो सब्जेक्ट उठा लिया, पार्ट बी का कोई सा भी एक्ट पढ़ लिया, जितना भी पढ़ लिया उसके वहीं की वहीं MCQ लगाओ। क्या मैंने जितना पढ़ा, मैंने जितना समझा, क्या मैं उसको MCQ से सॉल्व कर पा रहा हूँ? कर पा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं कर पा रहा हूँ तो कहाँ कमी रह रही है। काफ़ी लोग ये करते हैं पहले पूरा मैं चैप्टर कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, फिर MCQ लगाऊंगा, तो वहाँ थोड़ी सी लैग कर जाते हैं। बाकी अगर जिसको आदत है, जिसका चल रहा है ठीक, या जिसको जो उसमें कंफर्टेबल है कर सकता है, लेकिन सबसे बेसिक यही रहता है जितना आप पढ़ रहे हो उसके साथ MCQ लगाते चलो, फिर फाइनली जब आपका पूरा चैप्टर हो जाए तो उसको एक MCQ को एक बार और रिवाइज कर लो, सिंपल, आपको साथ ही साथ तैयारी होती जाती है। तो ठीक है, तो जस्ट मेरा कहना ये है, मेरा जस्ट इसको बोलने का एम यही था कि अभी भी अगर आज से भी कोई करना चाह रहा है तो उसको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो सिलेबस है या इसका जो पैटर्न है वो इतना स्मूथ है, इतना कम है और इतना क्लियर है कि आप अगर 1 महीने में भी वापस स्ट्रेटेजी के साथ, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरी इस एग्ज़ाम को इज्जत देते हुए तैयारी करो, है ना, दिन में प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा तो भी आप इसको क्रैक कर सकते हो। बस दिमाग में ये नहीं सोचना कि मुझसे पहले कितने लोगों ने कर लिया, पोस्ट कितनी है, एक ही महीना बचा है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, है ना। बस मेहनत फिर करनी पड़ेगी लेकिन सही डायरेक्शन में। तो इस बारे में आप सोचना ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।